हेलो। आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जीवन पूरी तरीक़ा से कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है। इनको भारत में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक हीरो के तौर पर देखती है और बहुत सारे वर्ग इनको हीरो के तौर पर देखते हैं। लेकिन एक बहुत सारा ऐसा भी वर्ग है जो इनको एक विलन के तौर पर देखता है, जो इनको देखता है कि ये ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक लिए और इन्होंने एक माफ़ीनामा साइन कर दिया और बोला कि जीवन में अब मैं कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। तो चलिए इस कॉन्ट्राडिक्शन से भरे जीवन के बारे में आज हम बात करते हैं और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फ़ोटो उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर और आज उनका जन्म तिथि है 28 मई 1883 में ही इनका जन्म हुआ था और 26 फरवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए विनायक दामोदर सावरकर जी, जिनको भारत में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि गवर्नमेंट इनको वीर रिकॉग्नाइज करती है, एज अ वीर सावरकर इनको बोला जाता है। तो वीर सावरकर का जन्म 1883 में भागौर गांव में होता है, जिनके जिनके पापा का नाम दामोदर पंत था और माता का नाम राधाबाई था। और मैं ये बता दूं ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और उसके बाद से वहीं पर इनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ, शिवाजी हाई स्कूल में हुआ, जहाँ से बाद वो बीए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में चले जाते हैं, जिसका आज का नाम पुणे है। 1902 में इनका वहाँ पर नाम लिखा जाता है फर्ग्यूसन कॉलेज में। लेकिन वहाँ पर ये राष्ट्रवादी गतिविधि में पूरी तरीके से संलिप्त रहते हैं, जिसके चलते जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, वो उनको कॉलेज से एक्सपेल्ड कर देता है। बाद में इनका एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी थे, उनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। उनकी सहायता से इनका एडमिशन बीए डिग्री के लिए इंग्लैंड के ग्रे इंस कॉलेज में हो जाता है। ग्रे इंस कॉलेज फेमस था और यहीं से जितने भी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो इंग्लैंड गए और फिर से वहाँ पर वो लॉ का डिग्री लिए, तो ग्रे इंस कॉलेज में ही वो लोग पढ़ते थे। और मैं बता दूं सावरकर जी भी ग्रे इंस कॉलेज में ही पढ़ते थे। ये इंग्लैंड गए तो इनका 9 जून 1906 में वो इंग्लैंड पहुंचे और उसके बाद से वहीं पर ये एक मतलब कि इंडिया हाउस था, इंडिया हाउस बनाया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, जो कि एक कह सकते इंडियन हॉस्टल्स था, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का एक हॉस्टल था इंग्लैंड में, लंदन में। और वहीं पर वो लोग साथ रहने लगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर जी, और वो लोग अपना कॉलेज में एडमिशन लिखवा लिया था। और उसके बाद से वहीं पर वो लोग शुरू कर दिया कि कैसे हम लोग अपने फ्रीडम मूवमेंट को और पूरी तरीके से बढ़ाएं। ब्रिटेन में रहते, तो वहाँ पर सावरकर ने एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि पूरी तरीक़ा से इंस्पायर्ड था मजीनी पर, जुसेपी मजीनी, जो कि, और यहाँ तक कि मैं बता दूँ मजीनी जो थे वो पूरी तरीक़ा से इटालियन, जब यूनिफिकेशन चल रहा था तो वहाँ के एक राष्ट्रवादी थे मजीनी। तो वहाँ तो सावरकर ने बायोग्राफी भी लिखा है मजीनी पर और उसी हॉस्टल इंडिया हाउस में ही लिखा। और फिर से मैं बता दूं कि वो जो सोसाइटी था इंडिया सोसाइटी, वहाँ पर वो लोग हमेशा भारतीय त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे और एक तरीक़ा से आपस में डिस्कशन डिबेट्स वो लोग चलाता था कि कैसे ब्रिटिशर्स को भारत से भगाया जाए, उनको हटा दिया जाए। और मैं बता दूं कि सावरकर जो थे वो बहुत ही हार्ड नेशनलिस्ट थे, एकदम वो एकदम क्रांतिकारी, वो बम पिस्तौल का यूज़ करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। इसलिए उन्होंने एक बॉम्ब मैनुअल भी इंडिया भेजा था कि आखिर में आप बॉम्ब कैसे बना सकते हैं, उनके जो भी इंडिया में रहने वाले क्रांतिकारी साथी थे उनके लिए। और वहाँ पर वो पूरी तरीक़ा से सावरकर 1909 में एक फाइनेस्ट वर्क लिखते हैं जिनका मतलब कि उसका बुक बाद में उसको पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम होता है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पब्लिश होता है और पहली बार 1857 का जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि सिपोय म्यूटिनी था, यानी सैनिक विद्रोह था, उसको उन्होंने पहली बार करार दिया कि नहीं, यह हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था, पहला हमने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी और वो है 1857, और यह सैनिक विद्रोह बिल्कुल नहीं था। और ये किताब इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस किताब पर बैन लगा दिया और उसके बाद से उनको बोला कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। मैं बता दूं कि गांधी जी
बहुत सारे लोग समझते हैं, बोलते हैं कि गांधी जी और सावरकर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक महान गांधी जी एक महान नेशनलिस्ट थे, महान पैट्रियट थे, और सावरकर भी बिल्कुल ऐसे ही महान नेशनलिस्ट थे, महान पैट्रियट थे। गांधी जी उनसे मिलने इंडिया हाउस में 1906 में आए थे, अक्टूबर 1906 में आए थे। और उसके बाद मैं बता दूं कि वहाँ पर 1907 में, मई 1907 में सावरकर और उनके कुछ दोस्त मिलकर 50वां एनिवर्सरी मनाया था लो, जब इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857 हुआ था। तो और ये तिलक हाउस में उन्होंने मिलकर मनाया था, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक मतलब कि रैली का आयोजन किया था, और उसके बाद से भाषण भी वहाँ पर जितने भी इंडियंस थे वो किए थे। उसके बाद मैं बता दूं कि सावरकर जो थे वो पूरी तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस को वहाँ पर इंग्लैंड में चला रहे थे, इंग्लैंड में अपने दोस्तों के साथ चला रहे थे। और वहाँ पर एक आयरिश मूवमेंट, जो कि यूनाइटेड किंगडम जो था, इंग्लैंड जो था, वहाँ के आयरलैंड एक कंट्री है, आयरलैंड को भी गुलाम बनाया, तो आयरिश मूवमेंट भी चल रहा था, आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था, कि आयरलैंड के लोग बोल रहे थे कि हमको भी आज़ादी चाहिए ब्रिटेन से। तो वहाँ के रिवॉल्यूशनरी से भी उनका कांटेक्ट था, वो मिलते थे। और मैं बता दूं कि वो व्लादिमीर लेनिन से भी मिले थे, वहीं व्लादिमीर लेनिन जो एक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रशिया में किए थे, और सोवियत यूनियन का उन्होंने गठन किया था, जो कि 20वीं सेंचुरी का एक महान कंट्री बना, जो कि एक सोशलिस्ट इंस्पायर्ड था सोशलिज्म से। फिर मैं बता दूं कि वहाँ पर उनके एक दोस्त थे जिनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मदनलाल धिंगड़ा। ये भी बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, और उन्होंने वहाँ पर एक ब्रिटिशर्स जिसका नाम सर विलियम कर्जन वाई था, उसको उन्होंने मार दिया, उसको उन्होंने पूरी तरीके से मार दिया। और सावरकर को उसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर को गिरफ्तार किया गया, बोला गया कि सावरकर ने मिलकर ढिंगरा के साथ ये कॉन्स्पिरेसी किया है, और सावरकर ने ही ढिंगरा को रिवॉल्वर दिया था। इसके लिए उन पर बहुत सारा ये किया जाता है, इस पर उनको कंडेम किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से उनको सजा देती है। और वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है, भारतीय लोग रहते हैं जो इंग्लैंड में, लंदन में, वो पूरी तरीक़ा से बोलते हैं कि ढिंगरा ने जो भी ये कर्जन साहब जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल, उनका जो हत्या किए, मर्डर किए, वो अच्छा नहीं था। लेकिन सावरकर उसको बोले कि नहीं, ढिंगरा साहब ने आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ढिंगरा को मौत की सज़ा दे दी और फांसी हो गया उनका। लेकिन इस जो ढिंगरा वाले केस में, ढिंगरा साहब ने जो कर्जन का हत्या किया था, उस केस में सावरकर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया, और बोला गया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर पूरी तरीक़ा से उन पर मुकदमा चलाया गया लेकिन वहाँ पर लंदन में उनकी जीवन एकदम मुश्किल हो गई थी, तो वो लंदन से पेरिस भाग गए जनवरी 1910 में। उसके बाद से उन पर वारंट निकला कि आप इंग्लैंड आ जाइए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन पर सज़ा भी हो गई। लेकिन वो तो भाई पेरिस चले गए थे, फ्रांस जो कि इंग्लैंड का दूसरा कंट्री था। और उस समय मतलब फ्रांस और इंग्लैंड बहुत समय से ही एक दूसरे अलग कंट्री रहे हैं, कभी वो एक कंट्री नहीं रहे हैं, यूनिफाइड कंट्री वो कभी भी नहीं रहा है। तो इंग्लैंड का राजधानी लंदन है और फ्रांस का राजधानी पेरिस है, तो पेरिस भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो इंग्लैंड जो होता है, वो पेरिस में उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे गिरफ्तार तो ज़बरदस्ती ही होता है, और उनको पूरी तरीक़ा से ट्रायल करके, और पूरी तरीक़ा से एसएस मौर्या जो एक शिप होता है उससे उनको इंडिया भेज दिया जाता है। और लेकिन मैं बता दूं कि एसएस मौर्या में ही सावरकर बैठे रहते हैं, और वहीं पर वो भाग जाते हैं और फ्रेंच टेरिटरी में चले जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि फिर से ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद से मैं बता दूं कि उसके बाद से वो फ्रेंच सॉइल से जब उनको गिरफ्तार करते हैं ब्रिटिशर्स, तो ये केस बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब ये इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात आ जाती है कि आप किसी भी कैदी को दूसरे देश में जाकर कैसे पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि उनको फिर से 22 जुलाई को जेल हो गई, मतलब 22 जुलाई 1910 को फिर से जेल हो जाती है, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यानी आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मैं बता दूं बहुत ही शानदार एक यहाँ पर आता है किस्सा
कि उनका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो ये केस चला था कि वो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच टेरिटरी से उनको जो गिरफ्तार किया था, तो उनका जो केस था सावरकर का, वो कार्ल मार्क्स के ग्रैंडसन यानी पोते ने उनका केस लड़ा था। और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस समय भी था जो कि हेग में है, हेग में आज भी है, हेग में उस समय भी था। तो सावरकर का केस कार्ल मार्क्स के ग्रैंडसन ने लड़ा था। और ये द प्रिंट में छपा एक आर्टिकल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि अंडमान आइलैंड्स में उनको लाया गया जुलाई 1911 में, जहां पर वो लगातार 1921 तक रहते हैं। उसके बाद से उनको रत्नागिरी भेज दिया जाता है, जो कि उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और आज वो महाराष्ट्र में आता है। और फिर से उनको जेल में रखा जाता है 1924 तक, और फिर से उनको घर में नज़रबंद रखा जाता है 1937 तक। लेकिन जैसे ही वो मतलब कि जेल में रहते हैं, तो उन्होंने वो एक किताब लिखते हैं, हिंदुत्व, व्हाट इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू क्या है। उसके बाद 1937 के बाद से वो कंटिन्यू एंटी मुस्लिम, एंटी ब्रिटिश पॉलिटिक्स को करना शुरू कर देते हैं एंड बिकम द आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव टू गांधीज नॉन वायलेंस। और बोलते हैं कि गांधी का ये जो नॉन वायलेंस, अहिंसा का मूवमेंट चल रहा है, इससे हम ब्रिटिशर्स को नहीं भगा पाएंगे। और वो पूरी तरीक़ा से एंटी मुस्लिम प्रचार करना शुरू कर देते हैं, एंटी ब्रिटिश प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और फिर से वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं हिंदू महासभा के, और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहते हुए वो हिंदुत्व पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उसी के बाद से उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था, उसे वो आरएसएस ले लेती है। और आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी का वो मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई मतलब स्रोत है, सोर्स है अगर पॉलिटिक्स का, तो वो हिंदुत्व का विनायक दामोदर सावरकर का वो बुक है, हिंदुत्व व्हाट इज़ अ हिंदू। सो मैं बता दूं कि उन्होंने, लेकिन उनके ये यहाँ तक तो मैं बता दूं कि वो हीरो थे, एक तरीक़ा से हीरो थे, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लंदन में लड़ते हैं, जो कि और लंदन में मरते हैं। अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जाओ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दो, मतलब वो एक रिवॉल्यूशनरी काम करते हैं। जितने भी आयरिश रिवॉल्यूशनरी होते हैं उनसे मिलते हैं, व्लादिमीर लेनिन से मिलते हैं, फिर से गांधी जी भी मिलने उनसे जाते हैं इंडिया हाउस में। लेकिन वहाँ पर उनके जीवन में काफ़ी चेंजिंग आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग उनके एक पक्ष को छोड़ देते हैं और दूसरे पक्ष पर आते हैं। और उनमें सबसे बड़ा ट्रेजेडी है उनके पूरे ज़िंदगी में पेटिशंस, मर्सी पेटिशंस। उन्होंने मर्सी पेटिशंस लिखा था, और वो एक और दो मर्सी पेटिशंस नहीं बल्कि 6 मर्सी पेटिशंस उन्होंने लिखा था, मीन्स माफ़ीनामा। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 1911 में, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में और 20 में उन्होंने एक छः माफ़ीनामा लिखते हैं और बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स से वो माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि जो भी मुझसे क्रांतिकारी घटनाक्रम हुई मेरी ज़िंदगी में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इसी माफ़ीनामा के चलते पूरी तरीक़ा से उनके जो ओपोनेंट होते हैं, और आज के डेट में भी जो भी सावरकर के अगर बोल दो कि विचारधारा के खिलाफ होते हैं, वो इसी माफ़ीनामा के तहत उनको निशाना बनाते हैं और बोलते हैं कि जब भगत सिंह ने माफ़ीनामा नहीं मांगा तो आपने माफ़ीनामा क्यों मांगा, ऐसा वो बोलते हैं। और उनके विचारधारा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल भी करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वो सेलुलर जेल में, जिस सेलुलर जेल में वो थे, मतलब अंडमान एंड निकोबार का, जिसे काला पानी का सजा भी बोला जाता है, वहाँ पर वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जो कि ऐसा पिटीशन लिखा था, उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था, बल्कि उनके साथ बहुत सारे साथी थे। जैसे उनमें फेमस है ऋषिकेश कांजियाल, फिर बृंद कुमार घोष, नंद गोपाल, इन्होंने भी माफ़ीनामा लिखा था। और मैं बता दूं कि इनमें सावरकर और बरिंद घोष को माफ़ीनामा मिल भी गई थी। और मैं बता दूं बरिंद घोष जो थे वो अरविंदो घोष के भाई थे। अरविंदो घोष के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। और फिर से मैं बता दूं कि यहाँ लेकिन इस माफ़ीनामा में एक चीज़ होता था, एक लाइन, जो कि इसी लाइन से मैं बता दूं कि सावरकर को उनके ओपोनेंट निशाना बनाते हैं, और वो होता है कि यहाँ पर बोला जाता है कि आप पूरी तरीक़े से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो आप पूरी तरीक़े से छोड़ देंगे, और यहाँ पर सिर्फ आप पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, यानी आप व्यक्तिगत आज़ादी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ
सावरकर या फिर से ये जो घोष थे बरिंद घोष, इन्होंने ही नहीं मांगा था, बल्कि एक महान क्रांतिकारी अपने देश के बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी 2 बार माफ़ीनामा मांगा था। ये जब मंडले जेल में थे, मंडले जेल कहाँ है तो बर्मा में, यानी म्यांमार में। तो उस समय ये मंडले जेल में बंद किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के ही में ही वो बर्मा भी आता था, यानी म्यांमार भी आता था। तो 1908 से लेकर 1914 तक ये जेल में थे। तो उन्होंने 2 मर्सी पिटिशंस भी लिखा था, यानी माफ़ीनामा लिखा था, एक 1912 में और एक 12 फरवरी 1912 में और एक 5 अगस्त 1912 को। तो मैं बता दूं कि अगर उनको सेलुलर जेल में अगर वो माफ़ीनामा नहीं मांगते तो उनको 50 साल तक जेल में रहना पड़ता, लेकिन वो माफ़ीनामा लिख लिए तो उनको मात्र 13 साल से भी कम दिनों तक सज़ा उनको वहाँ पर सज़ा काटनी पड़ी। फिर भी 13 साल बहुत होता है। आप अगर जेल में गए हैं तो आपको पता होगा, आप जेल में गए होंगे गुंडई करने के लिए, चोरी चमारी करने के लिए। आप में से अधिकतर लोग इसी के लिए गए होंगे, आस पास के लड़ाई झगड़ों के लिए। आप कोई समाज के लिए कोई नहीं गया। समाज के लिए जो जाता है वही समझ सकता है कि जेल में बिताने का 13 साल का मतलब क्या होता है। आपने तो कभी बिताया नहीं, ना ही मैंने बिताया, तो हम सिर्फ इसे नंबर्स मानते हैं। लेकिन अगर जेल में एक दिन भी काटा है तो आप उसकी मतलब समझ सकते हैं। तो हालांकि मैं बता दूं कि उनकी जब वो माफ़ीनामा मांग लेते हैं तो उसके बाद से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरी तरीक़ा से कम हो जाती है, काफ़ी कम, और सिर्फ हिंदू महासभा पर वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से वो फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ बोलते हैं कि इसमें हिंदुओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए, और हमें मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए, अगर नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए। इस बीच में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको, और ये एक्चुअल भी है, सही है, कि वो हिटलर से, फिर से मुसोलिनी से, फिर से तोजो से सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंस्पायर्ड थे और उनसे बोलते थे कि वो जीत जाए। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें भी आपको उनका बिल्कुल मकसद था। उनका क्या, बल्कि हर एक नेशनलिस्ट का उस समय फ्रीडम फाइटर का मकसद था कि हम ब्रिटिशर्स को हराएं। क्योंकि मैं बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो हिटलर से मिले थे, और वो भी जो जापान के तोजो थे, जो कि डिक्टेटर थे, उनसे भी मिले थे, उनसे भी हेल्प मांगा था, और वो अच्छा खासा लड़ाई लड़े थे आज़ाद हिंद फौज के साथ। तो हर एक नेशनलिस्ट का विचार था कि हम ब्रिटिशर्स को कैसे भी इस देश से बाहर करें, वो चाहे हिटलर का साथ लेना पड़े, या तोजो का साथ लेना पड़े, या मुसोलिनी का साथ लेना पड़े। हालांकि उनके ज़िंदगी का दूसरा ट्रेजेडी था कि उनको गांधी असैसिनेशन में आरोपी बनाया जाता है, यानी गांधी जी की हत्या के आरोप में उनको जेल में बंद किया जाता है और उन पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन उन पर आरोप बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है, और बाद में उनको 1949 में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस आरोप में संलिप्त होना भी ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि सावरकर का व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको किसी हत्या का आरोपी बनाया जाए, वो भी महात्मा गांधी का। हालांकि इस मैं बता दूं कि गोडसे मुख्य अभियुक्त हुए, और जिसमें इनको फांसी भी करार दे दी गई। हालांकि मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करते ही बताया कि सावरकर का पूरा जीवन कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है, और भारत सरकार भी पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में ही रहती है सावरकर के सोच को लेकर। आज की भारतीय जनता पार्टी के तो वो मुख्य स्रोत हैं, आइडियोलॉग हैं सावरकर। लेकिन मैं बता दूं कि वो जैसे ही उनकी मृत्यु होती है 1996 में, उसके बाद से 1970 में उन पर एक स्टाम्प जो होता है वो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं बता दूं कि उस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के निर्देश में ही इन पर एक पोस्टेज स्टाम्प जो होता है वो इशू किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस अगर इन पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको इंदिरा गांधी जी से या इंदिरा गांधी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हुए लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए था कि अगर आपको इनसे प्रॉब्लम था तो आपने पोस्टेज स्टैम्प क्यों इशू कराया। फिर से मेरा ये भी कहना है कि इंदिरा गांधी जी ने 1980 में एक पत्र लिखती हैं सावरकर जी के एक ट्रस्ट के एक सेक्रेटरी को, बोलती हैं यहाँ पर सावरकर के बारे में इन्होंने चर्चा किया है इस पत्र में, और यहाँ पर इनका सिग्नेचर भी है। और यहाँ पर वो लास्ट में एक लाइन लिखती हैं जो कि बहुत ही, मैं बता दूं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। वहाँ पर वो लिखते हैं, सावरकर इज़ अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया।
तो खैर आपका क्या कहना है, और इस वीडियो पर आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। सावरकर एक हीरो हैं, विलन है, क्या है आपका क्या कहना है, उनका उनका स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान था, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मुझे तो आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हालांकि मैं बता दूं कि जिस जेल में वो रहते हैं वो अंडमान एंड निकोबार में आता है, और उस अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आज बदलकर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। सो थैंक्स। इस वीडियो का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक्स।